जय हिंद। इस वीडियो में हम देखते हैं चाइना और ताइवान के बीच क्या विवाद है, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना में क्या अंतर है, कम्युनिस्ट साम्यवाद और लोकतंत्र को लेकर ये देश इतने घमासान क्यों करते हैं, और sun Yat-sen के मरने के बाद माओ जेडोंग और चियांग काई शेक के बीच में इतना खूनी जंग कैसे हो गया और ताइवान को लेकर इतना विवाद क्यों है, और मंचूरिया और जापान से क्या रिलेशन था, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, आप जो ये चाइना देख रहे हैं, ये चाइना में पहले क्विंग डायनेस्टी का यानी क्विंग वंश का शासन चलता था। जैसे भारत में पहले कभी मुगलों का था, कभी महाराष्ट्र के क्षेत्र में राजपूतों का शासन था, फिर मराठों का शासन, ऐसे था ना, वैसे ही चाइना में क्विंग वंश का शासन चलता था। ये शासन के राजा, इस वंश के राजा थोड़े कमजोर थे, तो इसी कमजोरी का फायदा उठाया जापान ने। चाइना को हम साइनो कहते हैं, साइनो जैसे इंडियन होता है ना, वैसे साइनो मतलब चाइनीज होता है। तो चाइना के इस कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर जापान 1894 में अचानक चाइना पर हमला कर दिया, और हमला करने के बाद ये वाला एरिया कब्जा कर लिया जिसे आज कोरिया के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही ये समुद्री तट भी कब्जा कर लिया चाइना का, और ये छोटा वाला द्वीप जिसे हम ताइवान कहते हैं, उस ताइवान को कब्जा कर लिया। अब यहीं से विवाद गर्मा गया 1894 में। तो ये चाइना को अपना एरिया गंवाना पड़ा जापान के हमला के बाद। इसे हम फर्स्ट साइनो जापान यानी प्रथम चीन जापान युद्ध के नाम से जानते हैं। इसमें चाइना हार गया। चीन के पराजय के बाद जो चीन की क्विंग वंश था, ये कई भागों में टूटने लगा। ये छोटे छोटे राजवंशों में टूटने लगा, जहां तहां से टूट गए। जैसे भारत कई छोटे छोटे राजवंशों में टूटा। मुगलों के पतन के बाद मराठे उभरे, उधर पंजाब में सिख शासक उभर गए। दक्षिण भारत में देखेंगे तो मराठों का उदय बहुत तेजी से हुआ, राजपूत शासक निकले थे। तो ये उसी तरह चाइना जो था बिखर गया। भारत जिस तरह से बिखर गया, चाइना भी बिखर गया। आप देखेंगे भारत बिखरा, फिर उसे जोड़ने का काम थोड़ा बहुत अंग्रेज किए। अंग्रेजों के जाने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरे भारत को एक बना दिए, यानी यूनिफाइड नेशन हिंदुस्तान को किसने दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसी तरह से चीन बिखर चुका था। चीन में एक बहुत बड़े नेता थे जिनका नाम था sun Yat-sen। sun Yat-sen चाहते थे कि हम पूरे चाइना को एक यूनिफाइड यानी जोड़कर एक देश बनाना चाहते थे। चाइना को एक करने के लिए sun Yat-sen ने 1912 में एक पार्टी का गठन किया। उस पार्टी का नाम था क्वेमेंटोंग पार्टी। ये क्वेमेंटोंग पार्टी का सपना था कि हम एक बड़ा एकल देश यानी वन चाइना को स्थापित कर सके। जैसे इंडिया का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, वैसे वो चाइना को बनाना चाहते थे रिपब्लिक ऑफ चाइना। sun Yat-sen अपने सपने में कामयाब थे। वो चाइना को एक डोर में बांधने में सफल भी हुए थे, लेकिन ये सफलता ज्यादा दिन नहीं चली। क्यों नहीं चली? क्योंकि 1925 में sun Yat-sen की मृत्यु हो गई। sun Yat-sen की मृत्यु के बाद जो चाइना की क्वेमेंटोंग पार्टी थी, जो उस समय की सबसे बड़ी पार्टी थी, ये क्वेमेंटोंग पार्टी दो भागों में बट गई, और यहीं से शुरू होता है महायुद्ध चाइना के अंदर। एक पार्टी बनी नेशनलिस्ट पार्टी, नेशनलिस्ट पार्टी, दूसरी बनी कम्युनिस्ट पार्टी। नेशनलिस्ट पार्टी का कहना था कि जनता को कुछ अधिकार देना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी का कहना था जनता को कोई अधिकार नहीं देना चाहिए, सरकार डिसाइड करेगी जनता कैसे जिएगी। नेशनलिस्ट पार्टी का कहना था कि लोकतंत्र होगा, जनता चुनेगी, शासन कौन करेगा। कम्युनिस्ट पार्टी कहना था जनता कुछ नहीं करेगी, कुछ लोग होंगे, एक पार्टी रहेगी, वही पार्टी डिसाइड करेगी कि हमारा अगला नेता कौन होगा। नेशनलिस्ट पार्टी पूरी दुनिया के लिए उदारवादी नीति थी, लोकतंत्र की तरह था, एक सभ्य समाज की कल्पना पर आधारित था। जबकि ये डिक्टेटरशिप, तानाशाह और जनता पर अत्याचार के लिए आश्रित था, ये उसी पर ही आधारित था। नेशनलिस्ट पार्टी को लीड कर रहे थे चियांग काई शेक, इसको लीड कर रहे थे चियांग काई शेक, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी को लीड कर रहे थे माओ जेडोंग। अब आप देखिए इन दोनों में आपसी घमासान कैसे हो गया। ये है भैया माओ जेडोंग, ये कौन है? माओ है, माओ जेडोंग। ये कौन है? चियांग काई शेक। चियांग काई शेक नेशनलिस्ट पार्टी बना लिए, और ये बना लिए आपका कम्युनिस्ट पार्टी। ये चाहते थे कि पूरे चाइना पर मेरा इन्फ्लुएंस रहे, मेरा अधिकार रहे, और चियांग काई शेक चाहते थे कि पूरा चाइना हमारे हिसाब से चले। अब इन लोगों में आपसी घमासान चालू हो गया। ये हालांकि दोनों का सपना एक ही था कि हम एक यूनिफाइड यानी एकीकरण कर दे चाइना का जो छोटे छोटे राजाओं में टुकड़ा है,
टूटा था, जो sun Yat-sen का सपना था, ये उनके सपना को आगे बढ़ा रहे थे, सफल भी हुए थे। लेकिन ये लोग आपस में उलझते गए और इतना भयानक ये लोग अपनी आपसी लड़ाई में उलझे कि 1925 में जैसे sun Yat-sen की मृत्यु हुई तो पार्टी दो भाग में टूटी और उसके 2 साल बाद यानी 1927 में ये जो संघाई शहर देख रहे हैं, चाइना का सबसे बड़ा शहर है संघाई शहर में नेशनलिस्ट पार्टी, कौन सी पार्टी भाई? नेशनलिस्ट पार्टी जिसको चांग काई शेक क्या कर रहे थे? लीड कर रहे थे। इस नेशनलिस्ट पार्टी के लोगों ने इस संघाई शहर में घुसकर कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को जिंदा काट दिया, पूरा लाइन से काट दिए। इसे हम लोग संघाई मैसेकर या संघाई नरसंहार के नाम से जानते हैं। लाखों लोगों को काट दिया। कम्युनिस्ट पार्टी के घर में घुस के उनके बच्चे बीवी सबको काट दिया। इतना भयानक ये हमला हुआ कि जिसका कोई हद नहीं। ये नेशनलिस्ट पार्टी वालों ने मानवता को लांघ कर कम्युनिस्टों पर अत्याचार किया। अब ये 1927 का जो संघाई नरसंहार था, इसमें कम्युनिस्टों की बुरी तरह हार हो गई। अब ये जो हार थी वो सिविल वार का रूप ले लिया। अब सिविल वार को हिंदी में कहते हैं गृह युद्ध। अब गृह युद्ध सिंपल भाषा में समझिए, हिंदुस्तान में कई पार्टियां हैं। अब नेशनल लेवल पे देखेंगे तो बीजेपी, कांग्रेस। कुछ लोग बीजेपी के अंधे भक्त होते हैं और कुछ कांग्रेस के अंधे भक्त होते हैं। आप इनको आपस में झगड़ा करते देखे होंगे, मोदी जी ये किए, वो कहेगा राहुल गांधी ये किए, आपस में लड़ जाते हैं। लेकिन ये लड़ाई केवल मुंह से होती है। जिस दिन ये लड़ाई लाठी लठौल गोली चलाने में हो जाएगी ना, वही हो जाएगा गृह युद्ध का रूप। उसी को कहते हैं सिविल वार। ये आपको बिहार में अच्छे से देखने को मिलेगा। बिहार में लालू यादव जी के कुछ लोग बहुत ही कट्टर समर्थक हैं, कुछ समर्थक नीतीश कुमार जी के हैं, वो उनके समर्थक हैं। कभी कभी चाय की दुकान पर ये समर्थक आपस में बहुत तू-तू में कर देते हैं, गाली गलौज कर देते हैं, कभी कभी तो लाठी चला देते हैं। जिस दिन ये हो जाएगा चुनाव प्रचार में, हम प्रचार नहीं बम चलाएंगे, उधर से वो पार्टी बम चलाए, इधर से ये पार्टी बम चलाए, इसी को कहते हैं हम सिविल वार, गृह युद्ध के नाम से जानते हैं। ये समझ गए होंगे, ये बहुत बड़ा का चीज नहीं होता है गृह युद्ध। हम लोग में यहाँ भी गृह युद्ध होता है, हिंदुस्तान में तो डेली गृह युद्ध होता है, लेकिन फेसबुक पे होता है। वो कांग्रेस को गरियाएगा, वो बीजेपी को गरियाएगा। जिस दिन ये बंदूक चलने लग जाएगी, वो समझिए गृह युद्ध हो गया। ये देश के लिए सबसे खतरनाक होता है। तो जैसे ही नेशनलिस्ट पार्टी के लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी पर संघाई में हमला किया, ये गृह युद्ध हो गया। और ये गृह युद्ध तब तक चला जब तक इनमें से एक पार्टी की पूरी तरह से मृत्यु कह लीजिए या पूरी तरह से पराजय नहीं हो गई। आप देखते रहेंगे लास्ट में आखिर किसकी जीत होती है। तभी तो होगा युद्ध, सिविल वार तभी ना खत्म होगा जब एक पार्टी खत्म हो। अब ये सिविल वार बहुत लंबा चला था, 23 साल चला। 1927 से लेकर 1950 तक ये चला गृह युद्ध। गृह युद्ध में चाइना में आपस में मार हो रहा है, पूरा चाइना में अलग अलग पार्टियां युद्ध कर रही हैं आपस में। अब इस गृह युद्ध का फायदा उठा लिया किसने? जापान कहा कि भैया हम फर्स्ट जापान युद्ध में कोरिया को कब्जा कर ही लिए, ताइवान कब्जा कर लिए, इस साइड का एरिया कुछ कब्जा कर ही लिए। इसने क्या किया, 1931 में अचानक हमला कर दिया चाइना का सबसे बड़ा राज्य जिसका नाम है मंचूरिया, और जापान ने मंचूरिया को कब्जा कर लिया। और कब्जा करके यहाँ अपना एक पार्टी को बैठा दिया, ऐसी सरकार बना दी जो जापान के इशारों पर चलती थी। और ये जापान के लोगों ने चाइना के मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। और यहाँ पर लड़ रहे थे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग और उनसे लड़ रही थी ये नेशनलिस्ट पार्टी के लोग। अब ये लोग देखते रह गए, वो कब्जा कर लिया। और जापान इतना भयानक था कि लोगों को वहां मार के जिंदा कुत्तों को खिला देता था। और अगर चाइना में चाइनीज भाषा बोल देंगे लोग तो उनको गोली मार देता था। जापान बहुत ही अत्याचार करता था और इस अत्याचार को चुपचाप चाइना के लोग सहे थे। इसलिए आज जब चाइना मजबूत हुआ है तो जापान के लोगों पर अत्याचार कर रहा है। अब कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी के लोगों ने कहा कि देखो भैया, अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे ना तो हम भी मरेंगे, तुम भी मरोगे, क्योंकि जापान वाला इतना भयानक हमला कर रहा है जिसका कोई हद नहीं। अतः इस हमले से डरकर कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी वाले एक हो गए और एक साथ मिलकर सोचा कि जापान को हमला करेंगे। लेकिन जापान इतना शक्तिशाली था कि वो हारा ही नहीं, उल्टे इन लोग पर और भारी पड़ गया। और साथ ही साथ जापान उसके 6 साल बाद सेकेंड साइनो जापान वार, द्वितीय चाइना जापान युद्ध चालू कर दिया 1937 में। और ये युद्ध तब तक चला जब तक जापान मरा नहीं परमाणु बम से।
क्योंकि 1945 पे उसमें परमाणु बम गिर गया। तो ये दोनों पार्टी के लोग जापान को हरा ही नहीं पाए। जापान की तो नसीब खराब था कि उसमें परमाणु बम फट गया, और जैसे परमाणु बम फटा तो जापान ने जो एरिया कब्जा कर रखा था वो एरिया ऑटोमेटिक जापान के हाथ से चला गया। तो ये एरिया जो हो गया ये तो अब जापान का रहा ही नहीं। क्यों नहीं रहा? जापान के लोगों को क्या चाइना हरा दिया? नहीं हराया। वो ससुरा अपने बम पटका गया, उसके ऊपर बर्बाद हो गया, और ये वाला एरिया ऑटोमेटिक किसके पास चला है? चाइना के पास। अब इसमें चालबाजी काम आ गई कम्युनिस्ट पार्टी की। कम्युनिस्टों ने रूस से मदद मांग ली, क्योंकि रूस में भी कम्युनिस्ट पार्टी चलती है, उनकी विचारधारा एक रहती है। कम्युनिस्ट के लोग क्या कहते हैं कि जनता को कोई अधिकार मत दो। तो रूस की मदद से कम्युनिस्टों ने इन नेशनलिस्ट पार्टी के लोगों को कटवाना चालू किया, और ये लोग 1945 में जैसे जापान भागा तो 3 साल के अंदर 46, 47, 48 इतना भयानक कटवाया कि नेशनलिस्ट पार्टी के लोग भागते गए एकदम इधर, ये दौड़ा दौड़ा मारते गया, अब भागते गए। ये लोग साइड में थोड़ा सा सिमट गए, और ये पूरा का पूरा एरिया किसका हो गया? कम्युनिस्टों का हो गया। एक्चुअली कम्युनिस्ट के लिए लाल कलर का प्रयोग किया जाता है, तो ये पूरा एरिया चाइना पे किसका कब्जा हो गया? कम्युनिस्टों का। हम लाल रंग दिए हैं, अब ब्लू कलर है नेशनलिस्ट का। नेशनलिस्ट चाहती थी कि चाइना में लोकतंत्र हो, जैसे भारत में चुनाव होता है, लेकिन कम्युनिस्ट चाहती थी नहीं, यहाँ चुनाव नहीं होगा। फाइनली कम्युनिस्टों का इतने बड़े एरिया पे कब्जा हो गया 95% पर, और कम्युनिस्टों ने 1949 को चाइना को घोषित कर दिया कि चाइना लोकतंत्र नहीं है, एक कम्युनिस्ट है, और यहाँ सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर मौत की सजा होती है। अब यहाँ पर जो नेशनलिस्ट पार्टी थे उसके नेता थे चियांग काई शेक। इन्होंने देखा कब 1949 में कि भैया बड़ा एरिया पे कम्युनिस्टों का कब्जा हो गया है, तो ये क्या किए 1949 में यहाँ पर जो भी नेशनलिस्ट पार्टी के नेता थे, लीडर थे, उनकी विचारधाराओं को मानने वाले लोग थे, इनकी कुल संख्या लगभग 20 लाख थी। इन लोगों को एक अज्ञात द्वीप जिसका नाम था फार्मूसा, इस फार्मूसा नामक द्वीप पर इनको पहुंचाया गया, और इसी फार्मूसा द्वीप पर यहाँ से सारे साजो सामान ले गए, फैक्ट्रियाँ खोल के ले गए, जानवर ले गए, गाय भैंस सब लेके गए, A to Z चीज़ों को लेकर गए लोग। क्यों? क्योंकि ये लोग मार रहे थे उनको। और सबसे लास्ट में गए चियांग काई शेक। चियांग काई शेक यहाँ गए, और इसी का नाम हो गया ताइवान। अभी हम इसे क्या कहते हैं? ताइवान के नाम से जानते हैं। तो ताइवान कब अलग हुआ चाइना से? 1949 पे। कब क्यों हुआ? क्योंकि चाइना ने ऑफिशियली घोषणा कर दिया 1949 में कि भैया हम लोग क्या रहेंगे? एक कम्युनिस्ट देश रहेंगे। 1950 आते आते इस मेनलैंड चाइना में कोई भी नेशनलिस्ट पार्टी का समर्थक नहीं बचा, और सारे के सारे नेशनलिस्ट पार्टी वाले इस द्वीप यानी फार्मूसा द्वीप, जिसे अभी हम ताइवान कहते हैं, उस पर चले गए लोग। और जैसे ये लोग 1949 से जाना चालू किए और 1950 तक पूरी तरह चले गए, तो जो 1927 में सिविल वॉर चालू हुआ था संघाई नरसंहार के कारण, कम्युनिस्टों की मृत्यु के कारण, वो कम्युनिस्ट इस युद्ध को तभी खत्म किए 1950 में, जब पूरी तरह धकिया दिए लोग किसको? नेशनलिस्ट पार्टी वाले को। अब यहीं पे युद्ध खत्म नहीं हुआ। नेशनलिस्ट पार्टी वाले क्या कहते थे? ये लोग तो सन्यात सेन के इशारे पे चलते थे, मतलब उनकी विचारधाराओं पे। तो इन्होंने कहा कि भैया मेरा नाम रहेगा रिपब्लिक ऑफ चाइना, क्योंकि हम ही ओरिजिनल चाइना है, और एक ना एक दिन हम लोग इस पूरी चाइना को अपने अंडर में लाएंगे। देखिए इस ससुरा को देखिए, इनका सपना कितना भयानक है। ये तो वही हो गया कि स्कूटर सोचे कि एक ना एक दिन हम पूरे फुल लोडेड ट्रक को खींच के लेके आएंगे। यहीं से गलती हो गई। अरे भैया भाग गए हो तो खुद को स्वतंत्र देश घोषित कर दो। अब क्या जरूरत है भैया आपको इतना बड़ा रिस्क लेने की? अब यहाँ पे ये रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये लोकतंत्र है, इसी को हम ताइवान कहते हैं कि इनके हिसाब से पूरा चाइना यही गवर्न करते हैं। जबकि ये वाला जो लाल वाला, जिसको हम लाल रंग से कर रहे हैं, ये हो गया भैया आपका कौन सा? कम्युनिस्ट, जिसे हम मेनलैंड चाइना कहते हैं। इहो ससुरा क्या कहता है? इहो उसको नहीं छोड़ा, कह रहा है कि मेरा नाम है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और हमारे हिसाब से हम चाइना हैं, और हम एक ना एक दिन इसको लाएंगे। इहो ससुरा कहता है वन चाइना पॉलिसी। वन चाइना पॉलिसी मतलब क्या होता है कि भैया हम एक ही चाइना है, और ये वाला रिपब्लिक ऑफ चाइना मेरा भाग है। और इहो ससुरा कहता है वन चाइना पॉलिसी, कि ओरिजिनल चाइना हम ही हैं, हम ही कंट्रोल कर रहे हैं। अब हमसे बिगड़ के भाग गया, उसको एक ना एक दिन हम वापस लाएंगे। ये घमासान हो गया। तो 1949 में जब चियांग काई शेक फार्मूसा के ताइवान को बंसा दिए, तो इस समय तक UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1945 में ही हो चुकी थी। UNO में
हद देखिए, यूएनओ वालों ने, क्योंकि यूएनओ में ब्रिटिशर्स का, फ्रांसीसियों का, पश्चिमी देश अमेरिका का ज्यादा दबदबा है, यूएनओ में इस चाइना को मान्यता ही नहीं दिया गया। कहा गया कि ये चाइना थोड़ी है, ये फालतू है, चाइना नहीं है, ये वाला मेन चाइना है जिसको हम ब्लू कलर से, रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये चाइना है। और ये मान्यता 1971 तक रही थी। इस चाइना को कोई मान्यता ही नहीं देता था। वो तो शुक्रिया कहिए हमारे क्या बोले, हमारे जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू ने एड़ी चोटी लगा दिया कि नहीं भैया, ये चाइना नहीं है, मेन चाइना ये है, कोई भी देश इस ताइवान को मान्यता न दे। आज कोई भी बड़ा देश ताइवान को एक स्वतंत्र देश की मान्यता नहीं देता है, और चाइना कहता है कि हम ही ओरिजिनल चाइना है। और यूएनओ ने 1971 में ताइवान का सीट छीन के कहा कि तुम देश नहीं हो, तुम चाइना के अंग हो, और मेन चाइना जो मेनलैंड चाइना है उसको मान्यता दिया। अतः अभी आप एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो मेनलैंड चाइना है, जो बड़ा सा देख रहे हैं, वो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जिसे हम चाइना कहते हैं। और ये जो छोटा सा आइलैंड यानी द्वीप देख रहे हैं, वो रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जिसे हम ताइवान कहते हैं। वर्तमान में ये दोनों ही देश एक स्वतंत्र हैं। ये कहता है कि भैया तुम मेरे एक विद्रोही राज्य हो, भाग्य हो, वहां से तुम्हें हम वापस लाएंगे। चाइना के हिसाब से वन चाइना पॉलिसी साइन करनी होती है। हर देश को चाइना में जाने के बाद एक साइन करनी होती है वन चाइना पॉलिसी, कि आप स्वीकार करिए कि ये एक अलग देश नहीं है, इससे आप कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। अगर आप इससे रिश्ता रखते हैं तो आपको हमसे रिश्ता नहीं रखना पड़ेगा, हम कोई व्यापार नहीं करेंगे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जाके चाइना में ये साइन करते हैं कि हाँ, हम वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं, हम ताइवान को मान्यता नहीं देते हैं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री चाइना से वन इंडिया पॉलिसी साइन कराना भूल जाते हैं कि आप भी मानिए कि अरुणाचल प्रदेश भारत का है और कश्मीर भी भारत का है। अगर आप भी वन इंडिया पॉलिसी नहीं मानते हैं तो हम भी आपका कोई सामान अपने यहाँ नहीं लाएंगे, हमें भी आपसे कोई व्यापार नहीं करना है। तो युद्ध गोली बंदूक से नहीं होती है, आत्मशक्ति, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर चाइना वन चाइना पॉलिसी साइन कराना चाहता है, हमसे व्यापार करना चाहता है तो करे, लेकिन उसे भी वन इंडिया पॉलिसी लागू करनी पड़ेगी, मान्यता देना पड़ेगा, तभी हमारे बीच में भी व्यापार संभव हो सकता है। लेकिन कोई नहीं करता हमारे देश का प्रधानमंत्री। इटली का जोसेफ मेजनी ने कहा था कि अगर समाज में क्रांति लाना है तो शासन युवाओं को सौंप दो। जिस दिन भारत का प्रधानमंत्री एक 30 साल का युवा बनेगा ना, उस दिन चाइना की हैसियत सामने आ जाएगी, तुम क्या चीज हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी सोचना चाहिए, व्यापार गया भाड़ में, पहले आत्मसम्मान और राष्ट्रवाद होना चाहिए, उसके बाद कोई चीज होनी चाहिए। तो वन चाइना पॉलिसी हम मानते हैं, चलिए, लेकिन आपको भी साइन करना चाहिए हमारे वन इंडिया पॉलिसी के ऊपर। आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके बताइए। आप में से कुछ लोग ये सोचते होंगे कि भैया ताइवान तो चाइना का ही हो जाएगा, क्योंकि उसी से तो भागा था वो, कैसे हो जाएगा। हिंदुस्तान भी जब अंग्रेजों का गुलामी झेल रहा था, जब भारत पे भी हमला हुआ था, जिस तरह चाइना पर जापान का हमला हुआ था, हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का हमला हुआ था, तो हमारे पास भी तो दो पार्टियां थी। एक कांग्रेस पार्टी जो हिंदुस्तान की मांग कर रही थी, एक मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान की मांग कर रही थी। मुस्लिम लीग को मिला कि नहीं पाकिस्तान, और कांग्रेस को मिला कि नहीं हिंदुस्तान। ये उस समय की कांग्रेस की बात कर रहे हैं, अभी का नहीं। तो जब हिंदुस्तान में दो पार्टियां अलग अलग दो देश ले सकती हैं, तो चाइना में दो पार्टियां, कम्युनिस्ट पार्टी को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना मिल गया और नेशनलिस्ट पार्टी को ताइवान मिल गया। यहां क्यों नहीं मिलना चाहिए, यहां हर एक देश को आना चाहिए सामने। हम एक छोटे से देश को नहीं इग्नोर कर सकते। ये हमको 2019 में ही, दिसंबर में ही इन्फॉर्म कर दिया था ताइवान की कोरोना आने वाला है। ताइवान भारत को मास्क तक दिया, लेकिन हमारे देश ताइवान को अकेला छोड़ दिया। इसी तरह अगर हम अकेला छोड़ते जाएंगे ना, तो एक दिन हम लोग की भी बारी आएगी। हम लोग को सोचना चाहिए, बहुत बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है, रिस्क नहीं लेना, ये सबसे बड़ा रिस्क है। ससुरा कौन ची करेगा जी। चाइना कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है हमारे आगे। हम लोग को भी कहना चाहिए चाइना को कि आप भी वन इंडिया पॉलिसी साइन कीजिए, तभी हम भी आपके साथ व्यापार करेंगे। युद्ध से डरना नहीं चाहिए। हिंदुस्तान, चाइना के पास इतनी भी गोलियां नहीं है जो हम 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना चीरकर भारत मां के ऊपर रौंद सके। ये 1962 नहीं है, हिला डालेंगे हम लोग उसको। हम लोग को ताइवान की फुल मदद करनी चाहिए। क्यों, देखिए ध्यान से समझिए मेरी बात से। हमारा अपना मानना क्या है कि ताइवान, हम लोग चाइना पर सबसे ज्यादा अगर आश्रित है ना, तो खिलौनों के मामले में और इलेक्ट्रॉनिक सामान के मामले में। आज मोबाइल, कैमरा, खिलौना, टीवी, ये सब चीज, जितना छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक चीज है ना, कंप्यूटर चिप हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब चाइना से आ रहा है।
और चाइना से ज़्यादा पावर इस मामले में टेक्नोलॉजी ताइवान के पास है। तो हमको ताइवान से समझौता करना चाहिए कि भैया एक काम कर, तुम हमको ये इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी हमको दे दो, और रही बात तुम पर चाइना हमला ना कर दे तो हम तुमको ब्रह्मोस मिसाइल देते हैं, क्योंकि चाइना को बुखार उतारने का एक ही उपाय है, ब्रह्मोस मिसाइल। ससुरा रडारे में नहीं आता है, घूम के चला आएगा आपके देश में, रडार खोजते रहिए कहाँ है दिखबे नहीं करेगा। तो हमें ताइवान से कहना चाहिए हम तुम्हें ब्रह्मोस मिसाइल देते हैं, तुम हमें इलेक्ट्रॉनिक सामान दो और टेक्नोलॉजी दो तुम हमको। जिस दिन हम टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे ना धीरे धीरे चाइना से, तो हम लोग भी स्वतंत्र हो जाएंगे। हमारे देश के पॉलिटिशियन इसलिए चाइना से विवाद नहीं करते हैं कि चाइना अपना इलेक्ट्रॉनिक सामान रोक देगा ना तो 100 रुपया वाला मेमोरी कार्ड ना 1000 का मिलने लगेगा। हाँ भैया ये हकीकत है, लेकिन युद्ध से पहले हमको इकोनॉमिकली तैयार रहना चाहिए। अगर ताइवान हमको टेक्नोलॉजी दे देता है तो हम भारत में ही वो 100 रुपये का मेमोरी कार्ड बना सकते हैं। धीरे धीरे सरकार को भी सोचना चाहिए कि जनता ही महंगाई का विरोध करती है। चाइना से युद्ध होगा तो भारत सरकार को आंकड़े तैयार करने चाहिए कि जनता चाइना के किस किस चीज़ों का यूज करती है। जनता चाइना के खाने पीने वाली चीज़ का यूज नहीं करती है, जूता उता का यूज नहीं करती है, कपड़ा का नहीं, वो इलेक्ट्रॉनिक सामान का यूज करती है, वो खिलौनों का यूज करती है, वो चाइनीज कांटी आ गया, चाइनीज गोली आ गए, ये सब चाइनीज आ गया। तो जो जनता की जरूरत की चीज है उसकी टेक्नोलॉजी को उठा के लाओ, जैसे टीवी वगैरह हो गया, आप भरमार लगा दो कि जनता को जो चीजें मिल रही हैं चाइना से वो रुक भी जाए तो जनता इसका विरोध न करे। हमारे हिसाब से ताइवान का साथ भारत को हर हाल में देना चाहिए, ताइवान से टेक्नोलॉजी लाना चाहिए और भारत को अपने हथियारों को ताइवान को देना चाहिए, इससे कि बाकी भी कमजोर देश भारत के साथ आएंगे कि हाँ ये व्यक्ति, यह देश जो है वो चाइना का टक्कर दे सकता है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जय हिंद।